हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। तो चलिए, मेरा नाम है अमन बहल। संडे की क्लास को अपनी आज की शुरू करेंगे। आज आपको मैं रीडिंग नहीं करवाऊंगा, आधा घंटा पौना घंटा लगा के एडिटोरियल नहीं पढ़वाऊंगा। आज आप पढ़ेंगे आर्ट ऑफ रीडिंग को। 15 20 30 सेंटेंसेस पढ़ने की जगह हम सिर्फ 2 सेंटेंसेस उठाएंगे द हिंदू के, जो कॉम्प्लेक्स होंगे और लंबे होंगे। और इन सेंटेंसेस को अपने करते जाएंगे ब्रेक। हर वर्ड की जगह समझेंगे, उसके काम को समझेंगे और लॉजिकली मैथ्स के फॉर्मूला की तरह समझेंगे कि ग्रामर को कैसे अप्लाई करना है। ये क्लास तो मेरी फेवरेट क्लास है और मेरे ख्याल से आप में से भी काफ़ी लोगों को इस क्लास का इंतज़ार रहता होगा। पूरा फ़ायदा लेना इसका। मेरा ऐसा मानना है कि फ्री में तो क्या, आपको पेड कोर्सेज में भी इस तरह का कंटेंट इस अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं मिलता। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ ऐसे इस क्लास को बनाने की। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलो, फर्स्ट सेंटेंस है अपना। देखो, ये सेंटेंस द हिंदू से लिया गया है और इसको मैंने थोड़ा चेंज भी कर दिया है। लंबा सेंटेंस है, आराम से इसको पढ़ के इसका मीनिंग निकालेंगे, फिर अपने इसको ब्रेक करके समझेंगे स्ट्रक्चर इसकी क्या बनी है। ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स दैट पॉइंट टू द लाइकली ऑफ द इकोनॉमिक गेन्स ऑफ एआई एप्लीकेशंस outweighing the environmental cost of the increased energy demand that AI data centers will require is reassuring। कैसे पढ़ें इसको? चलो एक बार मीनिंग निकाल देता हूं मैं, मोटा मोटा, जितना आपको भी समझ में आ रहा होगा, फिर अंदर घुसना है इसके। एक जो है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, उसकी एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ उसमें नतीजे हैं। और ये वो नतीजे हैं जो पॉइंट आउट करते हैं या इशारा करते हैं संभावना की तरफ, लाइकली की तरफ। और संभावना है इस चीज की, ऑफ लगा के बताया जा रहा है, संभावना है आर्थिक मुनाफों की, इकोनॉमिक गेन्स की, जो है एआई एप्लीकेशंस के या एआई के प्लेटफॉर्म्स के आउटवे करने का या वजन में ज्यादा होने का। और किसके किसके मुकाबले आउटवे होंगे या वजन में ज्यादा होंगे? एनवायरमेंटल कोस्ट के या पर्यावरण पर लगने वाली कीमत के, जो है बढ़ी हुई एनर्जी डिमांड के। तो एआई से आपको पता है एनवायरनमेंट पे एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, एआई को चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अपने एनवायरनमेंट का। लेकिन फिर भी एआई के इकोनॉमिक बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि वो आउटवे कर देते हैं इस नुकसान पे, और ज़्यादा भारी हो जाते हैं, वो इस नुकसान से बढ़ के होते हैं। कह रहे ये रिपोर्ट है ना, जो जिसकी ऐसी फाइंडिंग्स हैं, ऐसा इशारा करने वाली, और ये वही डिमांड है जो डेटा सेंटर्स रिक्वायर करेंगे, जिनको डेटा सेंटर्स को जरूरत होगी। ये जो फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की, वो रीअश्योरिंग है, बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाने वाली है। मुझे अच्छे से पता है आपको ये सेंटेंस काफ़ी बच्चों को सर के ऊपर से निकला होगा, और इसको लेने का ऑब्जेक्टिव भी तो यही है ना, भाई जो चीज़ आपके सर के ऊपर से निकल जाए उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए। चलो देखो, आपको सेंटेंस को छोटे छोटे पोर्शंस में प्रोसेस करना आना चाहिए दिमाग में। हर पोर्शन के लास्ट में देखो कोई प्रेपोजिशन रखी हुई है, देख रहे हो? या फिर कोई वर्ब रखी हुई है जिसके बाद कोई कंजंक्शन आएगी, या फिर कोई नाउन रखा हुआ है और उसके बाद में कोई कंजंक्शन आ रही होगी। यानी हमने इस पूरे आर्टिकल, पूरे जो सेंटेंस है, इसको ऐसा तोड़ा है, या तो हम प्रेपोजिशन से एंड कर रहे हैं या फिर हम कंजंक्शन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कंजंक्शन से शुरू कर रहे हैं। अगर इस तरीके से दिमाग में तोड़ोगे तो सेंटेंस आपके पल्ले पड़ेगा। अब देखो कैसे पल्ले पड़ता है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, अब ये फाइंडिंग्स क्या है? ये पूरी बात फाइंडिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एआई बन गया फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस पूरी बात को लिखा गया है फाइंडिंग्स के लिए, और कह रहा है जी ये फाइंडिंग्स क्या हैं? ये फाइंडिंग्स हैं रीअश्योरिंग, यानी भरोसा दिलाने वाली, उम्मीद कायम रखने वाली। अश्योर करना, भरोसा दिलाना, और रीअश्योर करना यानी फिर से भरोसा दिलाना, है ना। आप किसी बात का पूरा वादा करते हो कि ये होगा ही होगा, मैं करूंगा ही करूंगा, तो ये होता है रीअश्योरिंग। तो ये सारी फाइंडिंग्स, और कौन सी फाइंडिंग्स? जो इस टाइप की हैं, ये सारी फाइंडिंग्स बहुत रीअश्योरिंग है, भरोसा दिलाने वाली हैं। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जो हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट, एक नाउन है, और इज है इसकी वर्ब। ठीक है, बी फैमिली की वर्ब है। रीअश्योरिंग एक एडजेक्टिव है, मैंने आपको बता दिया, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बना हुआ है, भरोसा दिलाने वाली चीज। अब ये बीच में क्या लिखा हुआ है दैट के बाद? ये अनाप शनाप की बात जो है, इसको अपने ब्रेक कर देते हैं। अनाप शनाप की बात क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि फाइंडिंग्स के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये।
कह रहा है जी ये वो फाइंडिंग है दैट जो कि करती है इशारा या पॉइंट टू। अब इशारा करेंगी तो किसी चीज की तरफ करेंगी, टू लगा के वो चीज बता दो। ये इशारा करती हैं लाइकली की तरफ या संभावना की तरफ। लाइकली वर्ड को सर्च करना डिक्शनरी में, अभी इस पर वापिस आऊंगा मैं। इसका मोटा मोटा मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी या संभावना। संभावना किसकी है? फिर ऑफ लगा के बता रहा है आर्थिक मुनाफों की संभावना है। आर्थिक मुनाफे किसके हैं? फिर ऑफ लगा के बता रहा है आर्थिक मुनाफे हैं इस काम के। काम क्या है? एआई के एप्लीकेशंस का आउटवे करना, एआई के प्लेटफॉर्म्स का वजन में भारी होना। और वजन में भारी होना उस एनवायरमेंटल कॉस्ट के या पर्यावरण को होने वाले नुकसान के जो आता है बढ़ी हुई बढ़ी हुई एनर्जी की डिमांड से। समझ गए ना? इकोनॉमिक मुनाफा किसका है? इकोनॉमिक मुनाफा है, ऑफ लगा के बताया, इस पूरे फिनोमिनन का कि एआई की एप्लीकेशन जो है वो आउटवे करती हैं एनवायरमेंट की कॉस्ट को जो कि बढ़ी हुई एनर्जी डिमांड से आती हैं। अब ये एनर्जी की डिमांड के लिए इसने एक और एडिशनल क्लोज लगा के बताया भाई साहब ये डिमांड वही है जिसको एआई के डेटा सेंटर्स रिक्वायर करेंगे आने वाले वक्त में। तो ऐसे ये सेंटेंस बना हुआ है। एक बार अगेन मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं। तो मेन सब्जेक्ट बनेगा फाइंडिंग्स, ये मेन बनेगा, ठीक है। और इसकी मेन वर्ब बनेगी इज। रीअश्योरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव है, इसको वर्ब मत समझना। रीअश्योरिंग मतलब अश्योर करवाने वाला, भरोसा दिलाने वाला। तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो शुरू में आप देख रहे हो सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ, नाउन से पहले रखे हुए सारे वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं। और क्योंकि ये वर्ड्स का एक गुच्छा है, एक वर्ड होता तो एडजेक्टिव बन जाता, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। ये पूरे सारे वर्ड जो है ना ये एडजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहे हैं। कौन सी फाइंडिंग्स? किसकी फाइंडिंग्स? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स। फाइंडिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब बाकी की चीजें क्या है बीच में, इनको ब्रेक कर लेते हैं। फाइंडिंग्स के लिए लगाया गया दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। हु, विच, दैट और हुम 4 रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। बेसिक्स में आपको अच्छे से करवाए हुए हैं। कॉमन नाउन्स के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। फाइंडिंग्स एक कॉमन नाउन है। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन और इसकी वर्ब है पॉइंट। वो फाइंडिंग्स जो पॉइंट करती हैं। याद रखें रिलेटिव प्रोनाउन की जब भी आप वर्ब लिखेंगे वो उस नाउन के हिसाब से लिखेंगे जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है। ये दैट आया है फाइंडिंग्स के लिए, फाइंडिंग्स प्लूरल है इसलिए दैट की जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। फाइंडिंग्स जो कि पॉइंट करती हैं या इशारा करती हैं। अब देखो ये 4 प्रेपोजिशन दिखेंगी आपको, टू, ऑफ, ऑफ, 3 है ना, यहां भी लगी हुई है चौथी। अंग्रेजी में जो प्रेपोजिशंस हैं टू, ऑफ, विद, बाय, हूं, जो भी हैं सारी, इन सारी प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, या तो वो एक नाउन होगा या फिर होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। या तो वो एक नाउन होगा या होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये पॉइंट टू किस तरफ करती हैं? ये पॉइंट टू करती हैं लाइकली की तरफ, संभावना की तरफ। लाइकली एक नाउन बन गया, इस टू वर्ब का, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। लाइकली क्या है? संभावना किसकी है? संभावना है आर्थिक मुनाफों की। गेन्स अगेन इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। मुनाफे किस चीज के हैं? मुनाफे हैं एआई एप्लीकेशन के वजनदार होने के, आउटवे करने को एनवायरमेंटल कॉस्ट को। अब आप ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन भी देख रहे हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी देख रहे हो। जब ऐसा केस आ जाए भाई प्रेपोजिशन नाउन को या वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों में से एक को अपना ऑब्जेक्ट बनाती है, लेकिन केस ऐसा आ जाए कि दोनों ही साथ में आ जाए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अपना ऑब्जेक्ट माने। ये इकोनॉमिक गेन्स हैं आउटवे करने के या वजनदार होने के। और कौन वजनदार हो रहा है? एआई की एप्लीकेशंस वजनदार हो रही हैं। और किसके सामने वजनदार हो रही हैं? ये ज़्यादा वजनदार हो रही हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट के सामने। आउटवेइंग जीरेंड इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जीरेंड अपना अलग से सब्जेक्ट ले सकता है, जीरेंड अपना अलग से ऑब्जेक्ट ले सकता है। सब्जेक्ट है एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्ट है इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ लेकिन बहुत आसान है। अगर नाउन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों आ जाएं किसी प्रेपोजिशन के बाद और आपका दिमाग काम ना करे कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो आप बनाएंगे बाद वाले को यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। नाउन को जीरेंड का सब्जेक्ट मान लेंगे और बाद में रखे हुए नाउन को जीरेंड का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। सिंपल। फिर ऑफ प्रेपोजिशन रखी हुई है, इसका ऑब्जेक्ट है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग, एक नाउन है। डिमांड कैसी है? डिमांड एनर्जी डिमांड है और डिमांड है बढ़ी हुई, इंक्रीज हुई हुई। इंक्रीज एडजेक्टिव है, एनर्जी डिमांड को, इस नाउन को, कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है।
अब ये डिमांड के लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया दैट, इसके बाद में एक और सब्जेक्ट लिखा एआई डेटा सेंटर्स और वर्ब होगी इसकी विल रिक्वायर। इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन जो है, देखो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, दो में से एक का काम करता है। इस केस में ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपने इसको अलग से दे दिया। ये वही डिमांड है जो डेटा सेंटर्स रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, तो ये टेक्निकल तरीके से आपको तोड़ना आना चाहिए, बहुत आसान आर्ट है। ये कहलाता है जी इंग्लिश में सेंटेंस को ब्रेक करना। आपको लग रहा होगा सर जरूरी है करना है, देखो इसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन कभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे इस आर्ट को अगर आपको नहीं पता, और कभी भी आपके वो टॉपर वाले मार्क्स नहीं आएंगे इंग्लिश सेक्शन में। और इसी टेक्निक से पर्सनली मैं पढ़ना और पढ़ाना पसंद करता हूं। मेरे सारे कोर्सेज इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप सेंटेंस ब्रेक करके अपना कॉन्फिडेंस फील करते हो। वाईटी ऐप को डाउनलोड करें, कोर्सेज अवेलेबल ऐप पे, आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा इंग्लिश अनलॉक कोर्स है, नया कोर्स है, अभी एक वीक पहले लॉन्च हुआ है। किसी भी एग्जाम की बेसिक से फाउंडेशन इस कोर्स में आपकी बन जाएगी। बेसिक ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी और इनफैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कोर्स। फिर आप एसएससी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, डिफेंस की, रेलवे की, इस 150-200 घंटे के कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। कोर्स पे भी चल रहा है कुछ कूपन्स, जरूर से लगा करके डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इसको अवेल कर सकते हैं। 15 महीने की इसकी वैलिडिटी है। साथ ही आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स, जिसमें आप लिखना सीख सकते हैं 50 से 60 घंटों में। किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक से इंग्लिश राइटिंग आपको इस कोर्स में सिखाई गई है। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कूपन का लगा करके। मिशन यूपीएससी कोर्स भी मिलेगा, जो राइटिंग कोर्स का एडवांस वर्जन है, जिसमें राइटिंग के सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स सिविल सर्विसेज वालों के हिसाब से डिटेल के अंदर समझाए गए हैं। तो इस कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, मिशन यूपीएससी को। इस पे भी कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। ऐप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो भी क्वेरी हो इस नंबर पे आप शेयर करें, टीम से आप इस व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। चलो, अब इस सेंटेंस में अपने को फाइंड करनी है जो एरर्स जो हमने लॉजिकली पकड़ी हैं। पहली एरर तो आपने यहीं से पकड़ ली होगी, सब्जेक्ट है फाइंडिंग्स। वो भाईज तो गलत बात है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो बाहर होनी चाहिए। ये तो कॉमन सी फाइंडिंग है, कॉमन सी एरर है जो आपने देखते ही पकड़ ली होगी। अब दिखाते हैं आपको दूसरे वाली जो आपको पकड़नी थी। देखो जी, पॉइंट टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका लाइकली। लाइकली का मतलब है संभावना। देखो लाइकली वर्ड को अगर आप सर्च करोगे तो ये निकलेगा एक एडजेक्टिव, लाइकली, लाइकलियर, लाइकलीएस्ट। लाइकली का मतलब होता है संभावित, पॉसिबल। ठीक है, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए था यहाँ पे एक नाउन। हमें तो चाहिए था यहाँ पे एक नाउन जो टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सके। तो यानी वर्ड को गलत फॉर्म में इस्तेमाल किया हुआ है। संभावित ना लिख के हमें संभावना को यूज करना है, लाइकली एडजेक्टिव की नाउन फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब इसकी नाउन फॉर्म निकाल लेते हैं। इसकी नाउन फॉर्म है जी, नीचे जाकर के देखो, नीचे जाके देखो, लाइकलीनेस या लाइक, दोनों नाउन फॉर्म्स हैं, लेकिन लाइकलीनेस वाली हमें यूज करनी है। लाइकलीनेस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी या लाइकलीहुड, संभावना। लाइकलीहुड इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो सही वर्ड का इस्तेमाल यहां बनता था लाइकली की जगह पे, एडजेक्टिव की जगह पे मुझे लिखना पड़ता लाइकलीहुड या फिर लाइकलीनेस। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये एरर नंबर 2 है, ये थोड़ी पैनी नजर से निकलती है। एरर नंबर 3 कहाँ है जी, यहां पे मिलेंगी आपको। देखो, एनवायरमेंटल कॉस्ट है एनर्जी की डिमांड की, और एनर्जी की डिमांड जो बढ़ी हुई है, वो डिमांड जो इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप इंक्रीज पे क्लिक करोगे, मतलब मैं इसको डिक्शनरी में खोल के दिखा रहा हूं आपको, मेरी डिक्शनरी के अंदर, तो इंक्रीज वर्ड जो है ना, इंक्रीज निकलेगा एक वर्ब, इसका मतलब होगा इंक्रीज करना, और निकलेगा एक नाउन, इसका मतलब है इंक्रीज या किसी चीज में बढ़ावा। ठीक है, तो वर्ब या नाउन फॉर्म में ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा। हमें चाहिए एडजेक्टिव फॉर्म में। बढ़ी हुई डिमांड की बात हो रही है, बढ़ी हुई यानी इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड, ऐसा हमें यूज करना चाहिए। इंक्रीजिंग भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बढ़ता हुआ। इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, बढ़ती हुई डिमांड नहीं, बढ़ी हुई डिमांड। तो मुझे यहाँ पे इंक्रीज का इस्तेमाल करना चाहिए। इंक्रीजिंग भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा मीनिंग उससे डिफरेंट हो जाएगा। आप चाहें तो इंक्रीजिंग लिख दें, बढ़ती हुई डिमांड, या इंक्रीज्ड लिख दें, बढ़ी हुई डिमांड। ठीक है, तो यहां पे एरर नंबर 3 बन गई आपकी। सही फॉर्म को यूज करना था, नाउन का इस्तेमाल कर दिया जहां पे जरूरत थी हमें एडजेक्टिव की। चलो, अब चौथी दिखी आपको, लास्ट वाली। बताना, ये लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनको पकड़ में आ गई हो कमेंट्स में अभी डाल दो। लास्ट वाली है जी,
लास्ट वाली है डबल पॉजेसिव की। कल की क्लास में एडिटोरियल में भी एडिट करवाई थी आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने। देखिए, मान लो आपको ऐसा लिखना हो मोहन्स मोहन्स होम, ठीक है, और दूसरा लिखना हो मोहन्स ब्रदर। मोहन्स होम का मतलब क्या है? होम ऑफ मोहन, है ना, मोहन का घर। और मोहन्स ब्रदर का मतलब क्या है जी? ब्रदर ब्रदर ऑफ मोहन। यानी ये अपोस्ट्रोफी एस लगा करके जो पजेसिव आप बनाते हो तो इसका मतलब होता है का। मोहन्स होम यानी मोहन का घर। इसको होम को पहले लाके बीच में ऑफ लगा के मोहन भी लिख सकते हो, होम ऑफ मोहन या ब्रदर ऑफ मोहन। लेकिन आप ऐसा कभी ना लिखें कि मोहन्स मोहन्स ब्रदर्स ब्रदर्स होम। मोहन के भाई का घर, दो पजेसिव एक साथ ले आए, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। तो क्या करना है आपको? आपको बाद वाले पजेसिव को तोड़ देना है। तोड़ने का तरीका क्या है? जो पजेसिव के बिना नाउन है उसको ले आओ आगे, उसके बाद लिख दो होम, और उसके बाद क्या लिख दो? इस ब्रदर्स का एस निकाल दो, लेकिन लिखो पूरा का पूरा मोहन्स ब्रदर, होम ऑफ मोहन्स ब्रदर। समझ पा रहे मेरी बात को? तो यहां पे मोहन्स ब्रदर्स जो है वो हट जाएगा, मोहन्स ब्रदर आ जाएगा, दोनों पजेसिव में से एक रह जाएगा, होम आगे आ जाएगा ऑफ के साथ। तो ये काम आपको करना आना चाहिए। आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट्स जो है ना, ऐसा ना लिखें। आप क्या करें, आप फाइंडिंग्स को पहले ले आए, आप लिखें द फाइंडिंग्स, फिर लगा दें ऑफ, और फिर ये पूरा लिख दें बिना अपोस्ट्रोफी के, द फाइंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट। ठीक है ना, द फाइंडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट। तो ये दोनों जो अपोस्ट्रोफी एस आप लगा के बैठे हैं, टेक्निकली ये गलत है, ऐसा नहीं करना। फाइंडिंग्स को पहले लाया, इसके बाद में ऑफ लिखा, और फिर इस पूरे को लिख दिया उसके बाद में बिना इस अपोस्ट्रोफी एस के। तो ये थी आपकी एरर नंबर 4, कल की क्लास में डिटेल में करवाई थी, आपको पकड़नी थी। चलो, मजा आ रहा है? बड़े नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसी मजे के साथ में, इसी टेक्निक के साथ में ये नेक्स्ट सेंटेंस आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने से पहले इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। मैं एक बार पॉज कर रहा हूं, खुद से मीनिंग निकालने की कोशिश करो, फिर अपने इसको मिल के पढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है जी, द लास्ट मंथ आफ्टर नियरली 1.5 year and 13 rounds of meetings, member states of the World Health Organization or WHO have agreed on measures to prevent, prepare and respond to pandemics। कह रहा है जी लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, और किस चीज के बाद? नियरली यानी लगभग, 1.5 साल के बाद, 1.5 year के बाद, और साथ ही साथ 13 चरणों के राउंड्स के बाद जो हुए थे मीटिंग्स के। कह रहा है जी पिछले ही महीने इस पूरी तामझाम के बाद हुआ ये कि जो मेंबर स्टेट्स थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के या WHO के, वो अग्री कर चुके हैं या इस बात पे सहमत हो चुके हैं। और किस बात पे? उन सभी मेजर्स पे, उपायों पे या कदमों पे जो है इन सभी कामों को करने की। पहला काम है रोक देना, दूसरा काम है तैयार होना, तीसरा काम है रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना। और ये तीनों काम होंगे पैंडेमिक्स के सामने, महामारियों के सामने। तो पिछले महीने 1.5 साल और 13 मीटिंग के बाद में फाइनली WHO जो है इस चीज़ पे एग्री हो गया है कि हम कदम उठाएंगे, और कौन से कदम उठाएंगे जिससे हम प्रिवेंट करें, रोकें, अपने आप को तैयार करें और प्रतिक्रिया दें किसी भी पैंडेमिक के सामने। अब ये सेंटेंस आपने पढ़ लिया। पढ़ने का तरीका ये था, आप इसको इस तरीके से ब्रेक करें। मैं हमेशा क्या करता हूं, या तो प्रेपोजिशन से तोड़ता हूं अपने दिमाग में, ठीक है, या फिर कॉमा से पकड़ता हूं, और या फिर शुरू करो तो किसी कंजंक्शन से करो। यहां पे कंजंक्शन कोई लगी नहीं हुई तो हमने लिखी भी नहीं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से तोड़ना है। द लास्ट मंथ यानी पिछले महीने कुछ हुआ। क्या हुआ? इस बात के बाद में, आफ्टर, लगभग 1.5 साल के बाद में और 13 राउंड्स की मीटिंग्स के बाद में हुआ क्या? अब पूरी बात बता दो। मेंबर स्टेट्स हैं जो WHO के, ये मेंबर स्टेट्स ऑफ द WHO, ये पूरा बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। मेंबर स्टेट्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट WHO, WHO एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा।
ना तो खाली मेंबर स्टेट्स बनेगा ना डब्ल्यूएचओ बनेगा, डब्ल्यूएचओ के मेंबर स्टेट्स बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट बन गया आपका ये पूरा बड़ा वाला। सब्जेक्ट है प्लूरल स्टेट्स की वजह से, इसलिए वर्ब भी इसकी है प्लूरल, हैव अग्रीड। ऑन प्रेपोजिशन लगा के बताया किस पे अग्री किए हैं, अग्री का मतलब होता है सहमत करना। अग्री किए हैं इन मेजर्स पे, इन कदमों पे। कदम कौन से हैं? देखो इसके बाद में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है और फिर दो वर्ब्स और आई हुई हैं एंड से जुड़ी हुई है लास्ट वाली, यानी ये टू प्रिवेंट, टू प्रिपेयर और टू रिस्पॉन्ड ऐसा लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो? टू 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 तीन जगह लगा हुआ है, ये दो बार बाकी का लिखा नहीं हुआ। टू इन्फिनिटिव बताता है किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हुआ, किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हुआ, या किसी एडजेक्टिव के बारे में। लेकिन इसकी खासियत यह है कि एक अनफिनिश्ड एक्शन को बताता है। वो मेजर्स हैं, वो कदम हैं जो इनके साथ होना ये सब कुछ बाकी है। वो कदम हैं जो प्रिवेंट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे आने वाली पैंडेमिक्स को। टू इन्फिनिटिव जो है फ्यूचर की बात करता है, ऐसे कामों की जो अभी भी अनफिनिश्ड है तो ये मेजर्स के लिए लगा हुआ, नाउन के लिए काम कर रहा है एडजेक्टिव का, लेकिन एडजेक्टिव काम करते हुए एक फ्यूचर के अनफिनिश्ड एक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव्स जो है उनमें क्लास में आप डिटेल में सीख भी चुके हो बेसिक्स में, और कोर्स में भी जो बच्चे हैं इन्फिनिटिव्स की क्लास आएगी वहां पे आप सीखोगे। चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट बनेगा मेन, डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स, वर्ब है इसकी हैव अग्रीड, ऑन बन गया प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट बन गया मेजर्स नाम का नाउन। ये टू प्रिवेंट, टू प्रिपेयर और टू रिस्पॉन्ड तीनों जगह टू लगा हुआ है, लेकिन बाकी दो जगह टू को लिखा नहीं हुआ, अंडरस्टूड है, शुरू में आ चुका। ये तीनों इन्फिनिटिव जो है इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ये वो मेजर्स हैं जो इस काम को करने के होंगे। टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका पैंडेमिक्स। द लास्ट मंथ क्या है जी? द लास्ट मंथ काम वर्ब के टाइम को बताने वाला एक फ्रेज है, इसको बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। फ्रेज इसलिए क्योंकि इसमें तीन वर्ड्स हैं, वर्ड्स का गुच्छा है, और टाइम बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ये सारा काम हुआ पिछले महीने। आफ्टर के बाद बनने वाला फ्रेज भी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये भी वक्त को बता रहा है। भाई कोई काम सोमवार को हुआ और दोपहर में 3 बजे हुआ, दोनों बातें वक्त को बता रही है ना। दिस हैपेंड ऑन मंडे एट 3 PM। भाई ये 3 PM भी वक्त है और मंडे भी वक्त है, तो वैसे ही ये काम पिछले महीने हुआ है और इस पूरी घटना के बाद हुआ है। ये भी वक्त को बताने वाला फ्रेज है, ये भी वक्त को बताने वाला फ्रेज है, दोनों है एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम। आफ्टर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका 1.5 ईयर और 13 राउंड्स, ऑफ प्रेपोजिशन है इसका, ऑब्जेक्ट है मीटिंग्स। तो ऐसे आपको इसको ब्रेक करना था। अब अगर ब्रेक कर लिया है तो एरर्स बड़ी बड़ी आपको दिख जाएंगी। बस इतनी ही कहानी होती है आपकी, इतना ही संघर्ष है। दिमाग में ब्रेक कर लो, सब कुछ आपको दिखेगा साफ साफ। पहले जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये समझना है। देखो 1.5 याद रखना, हाफ का मतलब होता है आधा और क्वार्टर का मतलब होता है पौना। हाफ का मतलब यानी 1/2, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। जब भी हाफ और क्वार्टर वर्ड का इस्तेमाल हो अंग्रेजी में तो इसके आगे अ लिखें, अ क्वार्टर या अ हाफ। तो ये 1.5 लिखा है ना आपने, ये गलत है, आपको लिखना चाहिए 1.5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 1.5 मतलब डेढ़। डेढ़ जो है एक से ज्यादा है लेकिन दो से कम है, तो डेढ़ को आप प्लूरल मानोगे या सिंगुलर मानोगे? भाई कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो प्लूरल होती है, लेकिन ये एक से ज्यादा है लेकिन दो से कम है, तो क्या माने इसको? देखिए 1.5 को हम प्लूरल मानेंगे क्योंकि ये एक से ज्यादा है। एक से हवा भर भी कोई चीज ज्यादा हो गई वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगी। तो 1.5 जो आपने लिखा, इस अ के बाद में ईयर नहीं, ईयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये लगभग 1.5 साल बाद हुआ है, नियरली 1.5 ईयर्स। समझ पा रहे हो? जैसे 13 के बाद में राउंड्स लिखा है क्योंकि एक से ज्यादा है, राउंड्स लिखना पड़ेगा। वैसे ही 1.5 डेढ़ के बाद में भी ईयर्स लिखो, डेढ़ भी एक से ज्यादा होता है। तो ये आपको सबसे आसान वाली एरर जो है इसमें, उनमें से एक एरर है। ठीक है, अब दूसरी पकड़ो इसमें। देखो दूसरी ये है जी, द लास्ट मंथ। द लास्ट मंथ, देखिए लास्ट और पास्ट और प्रीवियस भी जोड़ लो इसमें। इनके साथ में अगर मंथ लिखा हो, वीक लिखा हो, डेकेड लिखा हो, ईयर लिखा हो, कोई भी टाइम का यूनिट दिया हो, तो इनके आगे द का इस्तेमाल नहीं करना है।
लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है, अगर ये ऐसे आए हो जो ना तो इनके पहले कोई प्रेपोजिशन हो ना इनके बाद में कोई दूसरा कोई नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख दूं, लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज वंडरफुल। पिछले साल का प्रॉफिट वंडरफुल था। लास्ट ईयर प्रॉफिट गलत हो जाएगा। लास्ट ईयर के बाद में प्रॉफिट नाम का नाउन लिख दिया आपने, तो अब लिखो द लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज वंडरफुल। समझ गए? या मैं ऐसा लिखूं, दिस हैपेंड हैपेंड इन द लास्ट वीक। ये काम हुआ पिछले हफ्ते में। द लास्ट वीक मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि इन प्रेपोजिशन आ गई है, उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है लास्ट वीक। तो जब भी आप लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट, इसके आगे कोई प्रेपोजिशन लगाओ या इसके बाद में कोई नाउन लगाओ, उस केस में तो द का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब ये एडवर्ब बन के आ जाए, अकेला आ जाए, उस केस में इसके आगे द नहीं लगता। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं ना, लास्ट वीक ऑफ सितंबर, फिर द लगा दो आगे। भाई लास्ट वीक के बाद में एक प्रेपोजिशन लगाई है आपने, द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अकेले आ जाएं तो उस केस में द का इस्तेमाल नहीं करना है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक और लास्ट ईयर के आगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी में इडियोमेटिक यूज है लास्ट मंथ। लास्ट की जगह पे पास्ट भी हो सकता है और प्रीवियस भी हो सकता है, तो मैं इस द को यहां से निकाल दूंगा। चलिए, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया हुआ आपको ये लास्ट एडेड जो है वो सबसे अच्छी वाली है। वो ये कहती है, इंग्लिश में बहुत बार ऐसा होगा, एक, दो या तीन वर्ब्स जुड़ी होंगी किसी कंजंक्शन से या कॉमा से, और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। उस केस में आपको खास ध्यान रखना है, उन वर्ब्स को अपना अपना प्रेपोजिशन मिला है या नहीं मिला। जैसे वी वेटेड एंड होप्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हमने इंतजार भी किया और आशा भी की एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की। देखिए, इंतजार करने को लिखते हैं अंग्रेजी में वेट फॉर, और आशा को भी लिखते हैं होप फॉर। दोनों का आपने फॉर एक बार लिख दिया, काम बन गया। आपने वेटेड एंड होप्ड दो वर्ब्स को जोड़ दिया एंड कंजंक्शन से। यही तो कह रहा हूं मैं आपको। दोनों वर्ब्स का ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। प्रेपोजिशन लगी हुई है दोनों के बाद में, सेम प्रेपोजिशन है, दोनों जगह अप्लाई हो रही है। तो ये सेंटेंस पढ़ते ही मुझे पता लगा, वी वेटेड फॉर एंड होप्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सेंटेंस ऐसा बना हुआ है। ये फॉर जो है मैंने बाद में लिख दिया है, पहली वाली वर्ब के बाद में, अंडरस्टूड होगा ये। लेकिन एक सेंटेंस और देखो, दे टॉक्ड एंड लॉन्च्ड एट लाफ्ड एट द इंसिडेंट। उन्होंने बात किया और हंसे इस पूरे इंसिडेंट पे, वाकया पे। लाफ के बाद में, हंसने के बाद में आप एट लगाते हैं, ये आपको पता है, लाफ एट समथिंग। लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसी बन गई है कि ये एट जो है ना, यहां भी अंडरस्टूड हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दो वर्ब्स या दो से ज्यादा वर्ब्स जुड़ी हों और सबका अपना अपना प्रेपोजिशन ना दिया हो, तो लास्ट वाले प्रेपोजिशन को सब पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर ऐसा समझें तो इसका मतलब ये हुआ, दे टॉक्ड एट द इंसिडेंट एंड दे लाफ्ड एट द इंसिडेंट। टॉक एट जो है वो नहीं बनता, आप लिखते हैं टॉक अबाउट। किसी चीज के बारे में बात करना, टॉक अबाउट। यानी ये सेंटेंस गलत है टेक्निकली, आपको ऐसा लिखना चाहिए, दे टॉक्ड अबाउट एंड लाफ्ड एट द इंसिडेंट। अबाउट बीच में लिखोगे तभी सेंटेंस सही होगा। टॉक वर्ब को आपको सही प्रेपोजिशन देना है। अबाउट और एट इन दोनों का ऑब्जेक्ट बन गया इंसिडेंट नाम का नाउन। ये सेंटेंस देख लो, ही अपोलोजाइड एंड ऑफर्ड टू करेक्ट हिज मिस्टेक। उसने अपोलोजाइज किया या माफी मांगा, अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, और ऑफर किया कि वो करेक्ट करेगा अपनी मिस्टेक को। देखिए, अपोलोजाइज करते हैं, माफी मांगते हैं किसी चीज के लिए, तो अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। और ऑफर किया आपने किसी काम को करने को, तो ऑफर टू करेक्ट हिज मिस्टेक। अपोलोजाइज के बाद में फॉर लगना जरूरी था। ही अपोलोजाइज फॉर एंड ऑफर्ड टू करेक्ट हिज मिस्टेक। ये फॉर जो है इस मिस्टेक से जुड़ेगा एंड कंजंक्शन के बाद। तो याद रखा करें, जब भी दो वर्ब्स, वर्ब 1, वर्ब 2 या वर्ब 3, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, अगर जुड़ी हो कंजंक्शन से, तो उनके अपने अपने प्रेपोजिशन देख लेना जो उनके साथ फिक्स होते हैं। बोल करके देखोगे तो अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, आप प्रिवेंट करते हैं पेंडेमिक को, प्रिवेंट अ पेंडेमिक, ठीक है। आप प्रिपेयर करते हैं पेंडेमिक को, ऐसा होता है क्या? आप प्रिपेयर फॉर करते हैं पेंडेमिक के लिए, और आप रिस्पॉन्ड टू करते हैं पेंडेमिक्स के सामने, प्रतिक्रिया देते हैं
किसी महामारी के सामने। रिस्पॉन्ड टू तो बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्ड टू तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रिपेयर के बाद में फॉर लिखना था। प्रिपेयर टू नहीं करते हैं, प्रिपेयर फॉर करते हैं। प्रिपेयर फॉर पेंडेमिक, प्रिपेयर फॉर एग्जाम, प्रिपेयर फॉर समथिंग। अच्छा, प्रिवेंट, प्रिवेंट के बाद में जो है प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता ही नहीं है। आप सोचो सर प्रिवेंट के बाद में भी टू लग जाएगा। अंग्रेजी में प्रिवेंट नाम का वर्ब कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, तो ये टू आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिवेंट अ डिजास्टर, प्रिवेंट अ समथिंग, जो भी चीज आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं सीधे लिखी जाती है बिना प्रेपोजिशन के। तो ये टू प्रेपोजिशन का इस प्रिवेंट पे लगने का कोई सवाल बनता नहीं है। प्रिपेयर पे लगेगी क्योंकि प्रिपेयर प्रेपोजिशन लेता है। इसका प्रेपोजिशन फॉर है जो यहां मिसिंग था, इसको मुझे ऐड करना होगा। तो ये थी पैनी नजर से ढूंढने वाली मेंस लेवल की एरर। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। होपफुली ज्यादा बड़ी डोज नहीं हुई होगी भारी। ये क्वेश्चन आपके लिए, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे जो आपने अभी सीखे। कमेंट सेक्शन में इसको सही करके डालना है, मेरा आंसर भी मैं कमेंट से अपडेट कर दूंगा। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, एग्जाम्स का फुल फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश अनलॉक कोर्स अभी लॉन्च हो चुका है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। क्लासेज आ रही हैं एक के बाद एक। इस कोर्स में आपकी पूरी ग्रामर कवर हो रही है, साथ में पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चंस, जो भी एग्जाम रिलेटेड आपकी वैरायटीज हैं, एसएससी हो या बैंकिंग हो या टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर कवर्ड है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। कमेंट सेक्शन में आपका लिंक है, जाएं और आज ही